नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम जो आपके 4 और 5 फरवरी को आयोजित होने वाला है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी पूरे 150 प्रश्नों का मैराथन टेस्ट लेकर आया हूं और इसमें आपके माइनस मार्किंग भी रहेगी। प्रत्येक प्रश्नों प्रत्येक जो 150 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हो तो 0.66 नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे। मतलब 1/3 आपके इस पेपर में माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो बिल्कुल आराम से टेस्ट को हल करना। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको आपको छोड़ देना है। रिस्क आपको वहीं पर उठाना है जहां पर आपको 2 जो विकल्प है उनमें कंफ्यूजन हो। अगर आप 2 विकल्पों को हटा सकते हैं तो फिर वहां रिस्क ले सकते हो। अगर आपको प्रश्न में बिल्कुल भी आपको प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को अनअटेम्प्ट ही रहने दीजिएगा साथियों। और यह आदत आपको डालनी ही पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में भी आपके 1/3 माइनस मार्किंग है। तो उस हिसाब से अगर आपने ये आदत अभी नहीं डाली तो एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत कर दोगे, जिससे आपके जो सही प्रश्न आप करोगे वो नंबर भी कम हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से पूरे 150 प्रश्नों का बिल्कुल सिलेबस के अनुसार पेपर बनाकर आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा साथियों। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 को निम्न में से राजस्थान के संलग्न जिले हैं सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, पाली, बूंदी और टोंक, सिरोही, पाली और जालौर और चूरू, झुंझुनू और जयपुर। तो इनमें से जो जिले आपको संलग्न लग रहे हैं उसका चयन प्रश्न संख्या 1 में करना है। देखिए, ये टेस्ट जो है मैंने स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन बना रखी है, स्टडी विद पीएन लोधा जो ऐप बना रखा है उसमें 149 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है उस पर करवा रखा है। इस टेस्ट को मैंने ऐप पर पहले आयोजित करवाया था और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है साथियों। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करके और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों लेवल के लिए वहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ऑल सब्जेक्ट की मात्र 149 रुपये में। तो जरूर डाउनलोड करिएगा ऐप को। देखो, पहला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर रहेगा साथियों। अगर संलग्न जिलों की बात करें तो आपके झालावाड़, पाली, बूंदी, टोंक ये नहीं है, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर ये भी नहीं है, बल्कि संलग्न जिले हैं सिरोही जिला, पाली जिला और जालौर जिला। संलग्न मतलब मिले हुए हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो तीसरा है, सी वाला जो विकल्प है साथियों, प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर रहेगा सिरोही, पाली, जालौर। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है? मांड किसका प्राचीन नाम था? जैसलमेर का, जयपुर का, प्रतापगढ़ का और सिरोही का। तो इनमें से मांड जिसका प्राचीन नाम था उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 2 में करना है। तो चलिए दूसरे प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर है मित्रों, मांड किसको कहा जाता था? जो वर्तमान में जो जैसलमेर है, किसको? वर्तमान में जो जैसलमेर है इसी को क्या कहा जाता था? मांड कहा जाता था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 को घग्गर का मैदान अवस्थित है चूरू, झुंझुनू, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी और हनुमानगढ़, गंगानगर। इनमें से जिस जगह पर घग्गर का मैदान अवस्थित है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 3 में करना है। मित्रों, तीसरे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 3 में जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 4, जो हनुमानगढ़ जिला है और जो गंगानगर जिला है। कौन कौन सा जिला साथियों? हनुमानगढ़ जिले से ही प्रवेश करती है घग्गर नदी राजस्थान में और मूलतः हनुमानगढ़ और गंगानगर में ही ये बहती है। तो हनुमानगढ़ और जो गंगानगर जिला है ये इसका जो क्षेत्र है यही क्या कहलाता है? घग्गर का मैदान कहलाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 को राजस्थान धरातलीय स्वरूप के संबंध में असत्य कथन है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला श्रेणी है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी से निर्मित मैदान है और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो जो आपको राजस्थान धरातलीय स्वरूप के संबंध में असत्य कथन लग रहा है उस असत्य कथन का चुनाव आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। बताइए मित्रों, प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा?
तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना, कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। देखो अगर हम बात करें तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला श्रेणी है, सही कथन है ये। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये भी आपका सही कथन है। तीसरा कथन कह रहा है उत्तर पूर्वी मैदान, जो उत्तर पूर्वी मैदान है राजस्थान का, ये सिंधु नदी से निर्मित मैदान है। और चौथा कह रहा है दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। भाई उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी से निर्मित मैदान नहीं है, गलत है ये। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस जिलों में नदी नहीं है? जैसलमेर बाड़मेर, चूरू झुंझुनू, बीकानेर चूरू और बीकानेर जैसलमेर। तो इनमें से उन 2 जिलों का चयन आपको करना है जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। राजस्थान के ये जो 2 जिले हैं साथियों, कई बार अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया, 8-10 बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा जिला साथियों, बीकानेर और चूरू जिला। कौन सा जिला? बीकानेर और चूरू जिला जो है इसमें कोई भी नदी नहीं बहती है। कौन से जिलों में? बीकानेर और चूरू जिलों में। तो विकल्प आपके 3 सही है 5वें प्रश्न में भी। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके, इनमें से किस स्थान पर चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़। तो इनमें से जिस स्थान पर चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है उसका चयन आपको प्रश्न 6 में करना है। मित्रों बात करें तो मध्य प्रदेश में ये आती है, मध्य प्रदेश से आती हुई जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो उस स्थान का नाम है चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। तो चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। मतलब 4th विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 7 है, पुष्कर झील में कुल कितने घाट है? 51, 52, 53 और 54। तो पुष्कर झील जो आपके एक पवित्र झील मानी जाती है साथियों, जो कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। और अजमेर में स्थित इस झील में घाटों की संख्या की बात पूछी जा रही है प्रश्न नंबर 7 में। तो 7वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2। पुष्कर झील में घाटों की संख्या कितनी है? 52 है, 52 है। विकल्प 2 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके, इनमें से भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। पिछोला, पंचपदरा, सांबर और आना सागर। तो इनमें से जो झील भिन्न वर्ग की है उसका चयन आपको करना है। देखो प्रश्न में कुछ त्रुटि अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि पूरे 150 प्रश्न है तो 1-2 प्रश्नों में त्रुटि हो जाना भी स्वाभाविक चीज है। बाई चांस हो जाए तो बाकी कमेंट कर सकते हो उसके लिए आप। तो देखो पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है, खारे पानी की नहीं मीठे पानी की है ये। पंचपदरा खारे पानी की, सांबर खारे पानी की और आना सागर मीठे पानी की। तो क्वेश्चन बोनस योग्य है क्योंकि 2 तो खारे पानी की झीलें हैं और 2 मीठे पानी की झील है। आना सागर आपके कहां पर पड़ती है साथियों? अजमेर में। तो फिर इस प्रश्न पर आपको बिल्कुल बोनस मिलना ही चाहिए, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। अगर ऐसा होता कि भाई एक और यहाँ पर मीठे पानी की झील दे देता, जैसे राजसमंद झील दे देता यहाँ पर, तो निश्चित रूप से सांबर आपका इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। बोनस योग्य क्वेश्चन है साथियों ये। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में AW जलवायु पाई जाती है? सीकर चूरू, जैसलमेर बीकानेर, बांसवाड़ा झालावाड़ और प्रतापगढ़ जालौर। तो इनमें से जिन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है उन जिलों का आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 9 में। किसके अनुसार? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार आपको बताना है साथियों। और कोपेन ने जो जलवायु का, तो देखो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अगर हम बात करें AW जलवायु की तो ये आपके पाई जाती है साथियों बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में, जहां पर अधिक वर्षा होती है। तो 3rd विकल्प आपके, भाई सीकर चूरू में कम होती है, जैसलमेर बीकानेर में भी कम होती है, प्रतापगढ़ में और जालौर में, इन दोनों में भी बांसवाड़ा और झालावाड़ के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु है? AW। विकल्प 3 ही आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके,
राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं के कारण, पछुआ पवनों के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण और हिमालय से टकराकर लौटती मानसूनी हवा के कारण। तो इनमें से जो शीतकाल में वर्षा होती है राजस्थान में, उसका आपको चयन करना है। साथियों, क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसको कहा जाता है भाई मावट। क्या कहा जाता है? उसको मावट कहा जाता है। और ये किसके कारण होती है मावट की वर्षा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसको क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 10 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है? भरतपुर अलवर में, नागौर अजमेर में, कोटा बूंदी में और बांसवाड़ा डूंगरपुर में। तो इनमें से जहां पर राजस्थान की कुबड़ पट्टी स्थित है उसका चयन आपको प्रश्न 11 में करना है। साथियों, 11वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां पर स्थित है? जो नागौर अजमेर का क्षेत्र है, यहां पर ही बिल्कुल राजस्थान में कुबड़ पट्टी स्थित है। कुबड़ पट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो यहां पर जल में फ्लोरोसिस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण फ्लोराइड नामक मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस रोग को गलगन नामक रोग हो जाता है, ऐसे कुछ है। फ्लोरोसिस की मात्रा यहाँ पर जल में अधिक पाई जाती है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी। कहां पर? नागौर अजमेर में। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 11वें प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछ रहा है? वर्टिसोल्स मृदा कहां पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, शेखावटी में, हाड़ौती क्षेत्र में और राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो इनमें से जिस जगह पर वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है उसका चयन आपको करना है। देखो वर्टिसोल, ये वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो साथियों, जो वर्टिसोल्स प्रकार की जो मिट्टी होती है इसका कलर कैसा होता है? काला होता है लगभग। और ये आपके कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो प्रश्न 12 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। जैसे झालावाड़ जिला है, कोटा है, बारा है, इन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा की प्रधानता है। हाड़ौती क्षेत्र आता है बिल्कुल ये, इसीलिए थर्ड विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। देखिएगा 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित आपको नहीं लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न 13 में करना है। काजरी जोधपुर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा और राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीचवाल। तो इनमें से जो आपको सुमेलित नहीं लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 13 में करना है। बताइए साथियों प्रश्न नंबर 13 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो देखो सही आंसर देके प्रश्न नंबर 13 का, तो विकल्प नंबर जो 3 है आपका, यह आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, जो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है ये तिजारा में नहीं है, बल्कि ये तबीजी अजमेर में है। कहां पर है? तबीजी अजमेर में पड़ता है भाई ये राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। ये सुमेलित नहीं है। बाकी काजरी जोधपुर में है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है और राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र का है बीचवाल में है। तो ये तीनों तो सुमेलित है। किस विकल्प को छोड़कर? थर्ड विकल्प को छोड़कर। इसी वजह से 13वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सिमलिया, तिजारा, सेवर और तबीजी। भाई अभी इस प्रश्न का आंसर तो 13वें प्रश्न से आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपके सेवर में। और सेवर कहां पर पड़ता है आपके साथियों? भरतपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो आंसर सेवर भरतपुर रहेगा। अगर भरतपुर भी विकल्प में दे रखा है तो आपको किसको करना है? सेवर को। सेवर और भरतपुर दोनों दे रखे, और सेवर नहीं दे रखा है तो फिर आपको भरतपुर को करना है। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली और अलवर। तो इनमें से उन जिलों का युग्म आपको बताना है साथियों जहां पर खस घास उत्पादित होती है। खस घास जिसका प्रयोग इत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। किस घास का? खस घास का। तो 15वें प्रश्न में अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? राजस्थान में जो सवाई माधोपुर, भरतपुर और जो टोंक जिला है, इन जिलों में खस घास का उत्पादन होता है। विकल्प नंबर 1 विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर।
देखिएगा प्रश्न नंबर 16 को असुमेलित का चयन कीजिए। राजस्थान का सागवान रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, सालार वन कोटा में और राज्य सरकार की प्रथम वन नीति फरवरी 2010 में। तो जो आपको यहाँ पर असुमेलित लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। साथियों 16वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखो राजस्थान का जो सागवान है किसको कहा जाता है साथियों? रोहिड़ा को। राज्य पशु क्या है? चिंकारा है। और राजस्थान सरकार की प्रथम वन नीति कब आई थी? फरवरी 2010 में। लेकिन सालार वन कोटा जिले में नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है। विकल्प नंबर 3 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है वहां पर कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक जो राजस्थान अध्ययन की किताबें आपके चलती है, राजस्थान अध्ययन की। हालांकि इन किताबों में कुछ जगह त्रुटियां हैं जिसको मैंने सही करके साथियों 6 से 12 तक के लिए एक कोर्स बनाया है जिसमें प्रत्येक पार्ट के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न बना दिए गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आरपीएससी को जो आपके राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है इसको दायित्व दिया गया था, तो इन्होंने एक देखिएगा साथियों आपके 3rd ग्रेड भर्ती के लिए निदेशालय के द्वारा कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक की उन्होंने जो कि भाई राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं आप वो ये पढ़ सकते हो, यहाँ से पेपर बनेगा। तो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 से 12वीं की पुरानी वाली जो पुस्तक चलती थी वो भी और जो नई पुस्तकें चली वो भी, सभी को कक्षा 9वीं की और 10वीं की चलिए नहीं तो है ना, तो कक्षा 9वीं की और 10वीं की साथियों पुरानी और नई दोनों को सम्मिलित किया है। 11वीं 12वीं की किताब को सम्मिलित किया है। 6ठी 7वीं 8वीं यहां से भी बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आपके बने थे। तो अगर राजस्थान जी के बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें जहां से आप साथियों बिल्कुल रीड लगा सकते हो वो कोर्स उपलब्ध कराया गया है सोमवार, ठीक है ना, कल से वो कोर्स आपको एप्लीकेशन जो है स्टडी विद पीएन लोधा वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। 2nd ग्रेड के लिए वो कोर्स है, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो क्या फर्स्ट लेवल के लिए और सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल रीट मेंस के लिए और साथ ही 2nd ग्रेड के लिए भी वो कोर्स बेहद उपयोगी है। तो निश्चित रूप से यदि आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट लेवल या 2nd लेवल की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके की बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें आप पढ़ना चाहते हो तो उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 है आपके असुमेलित का चयन कीजिए। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1978 में, हाथी सफारी आमेर में, सास बहू का मंदिर नागदा में, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 जिसको लागू 9 सितंबर 2020 को किया। तो ऐसे आपके सामने ये 4 विकल्प है। अब इनमें से जो आपको असुमेलित लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 17 में करना है। बताइए साथियों प्रश्न संख्या 17 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो हाथी सफारी की सुविधा कहां पर है? आमेर में है। सास बहू का मंदिर कहां है? नागदा में है। ये दोनों तो सही है। अब पहला विकल्प कह रहा है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, तो ये कह रहा है 1978। चौथा विकल्प कह रहा है राजस्थान पर्यटन नीति 2020 जो 9 सितंबर 2020 को लागू हुई। तो इनमें से एक साथियों गलत है, तो आपको वो गलत का चयन करना है। तो बिल्कुल राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू हुई थी 9 सितंबर 2020 को, सही है। आपका आंसर रहेगा विकल्प नंबर 1। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1978 में नहीं दिया गया था। विकल्प 1 आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। हेरिटेज होटल योजना, पर्यटन सर्किट योजना, पेइंग गेस्ट योजना और पधारो नी मारे देश योजना। तो इनमें से जिस योजना में पर्यटक जो राजस्थान में आते हैं घर से दूर घर की अनुभूति कराने के लिए जिस योजना का प्रारंभ किया गया है साथियों उस योजना का नाम आपको प्रश्न 18 में बताना है। 18वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 3। जो पेइंग गेस्ट योजना है ये इसीलिए चलाई गई है ताकि राजस्थान में कोई पर्यटक घूमना है तो उसको कैसा अनुभव हो, घर से दूर भी घर की अनुभूति उसको राजस्थान में हो। इस वजह से इस योजना का शुभारंभ राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। 3rd विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? उदयपुर में, नागदा में, डबोक में और इनमें से कोई नहीं। तो आपके देखो जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है अगर हम इसकी बात करें तो राजस्थान में साथियों कहां पर स्थित है? ये प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर 3 डबोक।
अगर आपने उदयपुर लगा दिया, उदयपुर जब लगता जब आपके डबोक ऑप्शन में नहीं होता, तो थोड़ा प्रश्नों को ध्यान से देखा करो, ठीक है ना, ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ा करो। उदयपुर कब होता जब डबोक ऑप्शन में नहीं होता साथियों। तो डबोक बिल्कुल इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 19 का। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 20 की ओर। आप सभी को यह भी पता होगा कि जो राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा, एकमात्र सांगानेर हवाई अड्डा जो है ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयपुर वाला। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 है आपके, असुमेलित का चयन कीजिए। सीतापुरा पार्क जयपुर में, भिवाड़ी पार्क अलवर में, स्पाइस पार्क कोटा व जोधपुर में और जापानी पार्क भरतपुर में। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 20 में करना है। मित्रों 20वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 20 में सही है। तो देखो 20वें प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 4। जो जापानी पार्क है ये भरतपुर में नहीं बल्कि ये कहां पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है साथियों। इसी वजह से फोर्थ विकल्प आपके क्या हुआ, असुमेलित, तो यही आपका उत्तर होगा। बाकी सीतापुरा पार्क कहां पड़ता है, जयपुर में, भिवाड़ी पार्क कहां पड़ता है, अलवर में, और स्पाइस पार्क कहां पड़ता है, कोटा और जोधपुर में। ये तीनों सुमेलित है, कौन से को छोड़कर, चौथे को छोड़कर ये असुमेलित है। तो फोर्थ विकल्प 20 का सही आंसर है। चलिए 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 21 है आपके, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई। 3 जून 1961, 5 अप्रैल 1995, 4 जून 2008 और 5 सितंबर 1974 को। 21 का बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। तो देखो बात की जा रही है राजस्थान लघु उद्योग निगम की, और राजस्थान लघु उद्योग निगम की साथियों कब स्थापना की गई थी, 3 जून 1961 को। विकल्प नंबर आपके 1 सही है। राजस्थान लघु उद्योग निगम को क्या कहा जाता है, रिको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। यहां पर प्रथम विकल्प आपके 21 का सही उत्तर है। साथियों 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपके, राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कहां स्थित है। सवाई माधोपुर में, मोडक में, ब्यावर में और लाखेरी में। तो इनमें से जिस स्थान पर राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना स्थित है वो आपको 22 में बताना है। साथियों प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 4, जो लाखेरी है। लाखेरी कहाँ पड़ती है, आपके बूंदी जिले में पड़ती है। किस जिले में, बूंदी जिले में। तो बिल्कुल राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट कारखाना जो है ये लाखेरी बूंदी में पड़ता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 है आपके, अलोह धात्विक खनिज नहीं है। सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। तो इनमें से जो अलोह धात्विक खनिज नहीं है उसका चयन 23 में करो भाई, कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो देखो बात करें अलोह धात्विक खनिज की तो एल्यूमिनियम, तांबा और सीसा जस्ता तीनों अलोह धात्विक खनिज में आते हैं, लेकिन मैग्नीज जो है साथियों ये अलोह धात्विक में नहीं आता है बल्कि ये लोह धात्विक खनिज में आता है। किस में आता है, ये लोह धात्विक खनिज में आता है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके 23 का सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। देखिएगा 24वें प्रश्न को, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जिप्सम, जामसर, लोहा, नात्रा की पाल, मैग्नीज, राजपुरा दरिबा, एस्बेस्टोस, खेरवाड़ा। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको 24 में करना है। बताइए मित्रों प्रश्न नंबर 24 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो सुमेलित नहीं है, जिप्सम का उत्पादन जामसर में होता है, लोहे का उत्पादन नात्रा की पाल में भी होता है और एस्बेस्टोस का उत्पादन खेरवाड़ा में होता है, लेकिन मैग्नीज का उत्पादन राजपुरा दरिबा में नहीं होता है। विकल्प नंबर 3 आपके 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 25 है आपके, भड़ला सोलर पार्क स्थित है जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और जालौर में। तो इनमें से जिस जगह पर भड़ला सोलर पार्क स्थित है उस जगह का चयन आपको 25 में करना है। साथियों भड़ला सोलर पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल याद रखिएगा। जो भड़ला सोलर पार्क है यह राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, कौन सा जिला है, जोधपुर जिला, बिल्कुल जोधपुर जिले में ही भड़ला सोलर पार्क स्थित है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 25 का सही उत्तर है। देखिएगा प्रश्न नंबर 26 को, छबड़ा पावर परियोजना किस जिले में स्थित है। झालावाड़ जिले में, बारां जिले में, कोटा जिले में और सवाई माधोपुर जिले में। तो इनमें से जिस जगह पर
छबड़ा पावर परियोजना स्थित है उस जिले का नाम आपको 26 में बताना है। देखो अभी धीरे धीरे आपके जो मेगा टेस्ट है उनका स्तर बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में अगर बहुत हार्ड लेवल से प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा साथियों। निश्चित रूप से एक बार नॉलेज आपको नॉर्मल चीजों का होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको हार्ड चीजें आनी चाहिए। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। निश्चित रूप से स्तर बढ़ाया जाएगा, तो आप उसका बिल्कुल उसकी टेंशन छोड़ना, उसको मतलब जो टेंशन है उसको छोड़ दो बिल्कुल। छबड़ा पावर परियोजना किस जिले में स्थित है? झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर। प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। छबड़ा पावर परियोजना बारां जिले में स्थित है। कौन से जिले में? जो हाड़ौती के अंतर्गत ही आता है, आपके राजस्थान में भंडदेवरा भी पड़ता है यहीं पर। बिल्कुल विकल्प 2 आपके 26 का सही उत्तर है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 को। तो 27वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है बारां, जालोर, पाली और सिरोही। देखो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, ऐसा आपसे प्रश्न 27 पूछ रहा है। तो 27वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर है, कौन से जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है 2011 के अनुसार? जालोर जिले में। कौन से जिले में? 38 पॉइंट कुछ ऐसे ही यहाँ पर एग्जैक्टली थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, तो 38 पॉइंट के आसपास यहाँ पर साथियों जो महिलाएं हैं यहाँ की वो साक्षर है। विकल्प आपके 227 का सही उत्तर है। चलिए 28 की ओर बढ़ेंगे। तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ 27 में कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 2 सही है। 28 है आपके, इनमें से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? बीकानेर का किला, भटनेर का किला, सोनार का किला और रणथंभौर का किला। तो जिस दुर्ग का निर्माण रावल जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था वह दुर्ग इनमें से कौन सा है? 28वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा जो किला है रावल जैसल भाटी के द्वारा जो बनवाया गया है उस किले का नाम है सोनार का किला। सोनार के किले को जैसलमेर का किला भी कहा जाता है, मतलब जैसलमेर के किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 28 का सही उत्तर है। 29 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़ और अचलगढ़। तो इनमें से देखो कटारगढ़ नाम तो सुना होगा कटारगढ़ का। राणा कुंभा के द्वारा निर्मित जो कुंभलगढ़ दुर्ग है बिल्कुल इसी का निवास क्षेत्र था कटारगढ़। विकल्प नंबर आपके 1 सही है साथियों 29 में। 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है आपके, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? गागरोन दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाजा बनवाया था वह दरवाजा वर्तमान में कौन से दुर्ग में स्थित है साथियों? प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। जो राजस्थान में जो झालावाड़ जिले में जो गागरोन दुर्ग है, जो जल दुर्ग है, कौन सी श्रेणी में आता है? ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल साथियों इसी गागरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 30 का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? हरदयाल की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, रामगोपाल पोद्दार की छतरी और गोपाल सिंह की छतरी। तो जिस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है उस छतरी के बारे में आपको 31 में बताना है। 31वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। जो राम गोपाल पोद्दार की छतरी है, कौन सी छतरी है? जो राम गोपाल पोद्दार की छतरी है बिल्कुल इसी छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। विकल्प 3 आपके 31वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, लोहिणी बावड़ी कहां पर स्थित है? देवीकुंड में, मंडोर में, केसरबाग में और बसंतगढ़ में। तो इनमें से जिस जगह पर लोहिणी बावड़ी स्थित है उसका चयन 32 में करना है साथियों। 32वें प्रश्न का सही आंसर देख ले तो बिल्कुल लोहिणी बावड़ी जो है साथियों ये आपके बसंतगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? बसंतगढ़ में। देखिएगा 32 में आपके बिल्कुल 4th विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 33 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 33 को, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोधपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर और जयपुर। तो इनमें से जो स्थान बांधों और रंगों कला के लिए प्रसिद्ध है वो स्थान आपको 33वें प्रश्न में बताना है। और 33वें प्रश्न में जो सही आंसर है बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में जो जयपुर जिला है, कौन सा जिला साथियों? जो जयपुर है
यही बांधों और रंगों कला के लिए प्रसिद्ध है। फोर्थ विकल्प आपके 33वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 34 को, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है गोगामेडी, ददरेवा, रामदेवरा और खरनाल। तो इनमें से जो लोक देवता है गोगा जी, उनकी जन्मस्थली पूछी गई है 34वें प्रश्न में। और आपके प्रश्न संख्या 34 में जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, जो ददरेवा नामक स्थान है। ददरेवा कहाँ पर पड़ता है? आपके चूरू जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? चूरू जिले में। तो बिल्कुल ददरेवा चूरू में ही साथियों जो लोक देवता गोगा जी है, इनकी जन्म स्थली है। विकल्प नंबर 2 आपके 34वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 35 की ओर। 35वां प्रश्न देखते हैं। तेजाजी की मुख्य तीर्थ स्थली है नागौर, खड़नाल, मेड़ता और जयपुर। तो इनमें से जिस जगह पर लोक देवता तेजाजी की मुख्य तीर्थ स्थली है, उस जगह का चयन आपको प्रश्न नंबर 35 में करना है। और साथियों 35वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर रहेगा, कौन सा रहेगा 35वें प्रश्न का सही उत्तर? तो जो लोक देवता है तेजाजी, इनकी जो मुख्य तीर्थ स्थली है वो है खड़नाल। और खड़नाल आपके कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कहां पर? नागौर जिले में। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36वां प्रश्न देखते हैं। लहरिया तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ शुक्ल तृतीया को और आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। तो इनमें से देखो, मैंने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं ये, और बिल्कुल उन्हीं में से बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। बात की जा रही है लहरिया तीज की। लहरिया तीज राजस्थान में साथियों श्रावण के महीने में मनाई जाती है। किस महीने में? श्रावण के महीने में। तो तीसरा और चौथा विकल्प तो गलत हो गया। अब श्रावण के महीने में कब मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष को या कृष्ण पक्ष को? तो साथियों यह आपको बात इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। जो श्रावण महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है, कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष होता है। बिल्कुल श्रावण शुक्ल तृतीया को ही लहरिया तीज मनाई जाती है। 36 में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 37 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 37 है आपके, असुमेलित का चयन कीजिए। संत जाम्बो जी पिपासर गांव, संत जसनाथ जी कतरियासर, संत दादू दयाल देहरा गांव और संत रामचरण जी सोडा गांव। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न नंबर 37 में करना है। साथियों बात करेंगे 37 की, तो संत जाम्बो जी का संबंध पिपासर गांव से है, संत जसनाथ जी का संबंध कतरियासर से है और संत रामचरण जी का संबंध सोडा गांव से है, लेकिन संत दादू दयाल का संबंध देहरा गांव से नहीं है। तो 37 में आपके थर्ड विकल्प संत दादू दयाल वाला सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 38 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 38 को, राजस्थान चित्रशैली की जन्मदाता है मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली और चावंडी शैली। तो इनमें से जो शैली राजस्थान चित्रशैली की जन्मदाता मानी जाती है, उस शैली के बारे में आपको 38 में बताना है। पढ़ा रखा है, आपको सारी चीजें पढ़ा रखी है ये। बिल्कुल आपके 38 में जो सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों? तो जो मेवाड़ शैली है, कौन सी शैली है? जो मेवाड़ शैली है साथियों, वो शैली ही राजस्थान चित्रशैली की जन्मदाता मानी जाती है। कौन सी शैली मानी जाती है? मेवाड़ शैली। 38 में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 39 की तरफ। 39वां प्रश्न देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 39 को, रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को कहा जाता है? शिव कहा जाता है, भवैया कहा जाता है, खेलर कहा जाता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो कोई नहीं वाला तो आपका आंसर होता नहीं है, तो एक विकल्प को तो आप 39 में से हटा सकते हो। बात करेंगे रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाला जो पात्र है, मतलब रम्मत लोक नाट्य जब किया जाता है तो उसमें जो पात्र इसका निभाता है, उस पात्र को किस नाम से जाना जाता है साथियों? खेलर के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खेलर के नाम से। 39 में आपके थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ेंगे। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। असुमेलित का चयन कीजिए। बम नृत्य भरतपुर, अग्नि नृत्य कतरियासर, ढोल नृत्य करौली और बिंदोरी नृत्य झालावाड़। तो इनमें से जो आपको नृत्यों से संबंधित असुमेलित लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 40 में करना है। देखिए बम नृत्य राजस्थान में कहां पर किया जाता है? भरतपुर में किया जाता है।
बिंदोरी नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। अब साथियों अग्नि नृत्य कतरिया सर्ब का प्रसिद्ध है, लेकिन ढोल नृत्य करौली का नहीं, बल्कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। कहाँ का? जालोर का। तो 40वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर होगा 40वें प्रश्न का। 41वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 है आपके, राजस्थान की निम्न में से किस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति के समूह में शामिल किया है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति और सहरिया जनजाति। देखिएगा ये ऐसे जो प्रश्न है डायरेक्टली जो राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 8वीं की जो किताब है ना, डायरेक्टली वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया इस प्रश्न को। और बिल्कुल साथियों मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ऑथेंटिक किताबें भाई खुद जो एग्जाम करवा रही है वो आपको ये बता रही है कि कक्षा 9 से 12वीं तक की, मैं तो ये कहता हूं कि कक्षा 6 से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन की किताबों को संपूर्ण जो आप पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से राजस्थान जीके का लगभग 80% जो कोर्स है, 80% जो मैटर है डायरेक्टली इन किताबों से आपके आने वाला है। तो ये किताबें आपके बिल्कुल कंप्लीट होनी ही चाहिए। और इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर कल आपको कोर्स भी मिल जाएगा साथियों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 तक का जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा, वहां पर आपको कल इसका बिल्कुल ऑथेंटिक कोर्स मिलेगा। और वो चीजें मिलेगी जो आपको, जो अगर मान लो आपके पास पुस्तक भी है, उस पुस्तक में भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे तो एक एक पार्ट के ज्यादा ज्यादा 10-10 12-12 प्रश्न दे रखे, लेकिन उससे भी दुगने तिगुने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो निश्चित रूप से उस जो कोर्स है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। कल आपके पास ये कोर्स आ जाएगा एप्लीकेशन पर। देखो राजस्थान की जो जनजाति भारत सरकार ने जिसे आदिम जनजाति के समूह में शामिल किया है, उस जनजाति का नाम क्या है साथियों, आपको ये बताना है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आपके जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है साथियों। और सहरिया जनजाति राजस्थान में कहां पर निवास करती है? जो 12 जिला है, कौन सा जिला? शाहबाद और किशनगंज तहसीलें हैं 12 जिले की, यहीं पर सहरिया जनजाति निवास करती है राजस्थान में। फोर्थ विकल्प आपके 41 का सही उत्तर है। चलिए 42वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 42 है आपके, गरासिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं लदवी, कोतवाल, मुखी और सहलोत। तो इनमें से जो गरासिया जनजाति है उसके मुखिया की बात की जा रही है। क्या कहा जाता है इसके मुखिया को? साथियों जो गरासिया जनजाति है इसके मुखिया की अगर हम बात करें तो इसके मुखिया को सहलोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहलोत कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर होगा। ठीक है, 42 में आपके फोर्थ विकल्प सही है, सहलोत सही बिल्कुल आंसर है। गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत ही कहा जाता है। 43 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 43वां प्रश्न है आपके, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली की प्रधानता है? ढूंढाड़ी बोली की प्रधानता है शेखावटी, उदयपुर, जयपुर और बाड़मेर। तो जिस क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली की प्रधानता है उस क्षेत्र के बारे में आपको 43वें प्रश्न में बताना है। और प्रश्न संख्या 43 में जो आपके सही उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, बताइएगा। 43वें प्रश्न का सही आंसर देख लें तो इसका सही आंसर है जो ढूंढाड़ी बोली है यह राजस्थान का जो जयपुर जिला है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रचलित है। थर्ड विकल्प जयपुर बिल्कुल आपके ढूंढाड़ी बोली की प्रधानता वाला क्षेत्र है, इसीलिए थर्ड विकल्प आपके 43 का सही उत्तर है। 44 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 44वां प्रश्न है आपके, दमना एक आभूषण है जो पहना जाता है गले में, उंगली में, कान में और नाक में। तो दमना नामक आभूषण को कहां पर पहना जाता है? 44वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा साथियों। प्रश्न संख्या 44 में बात करेंगे, दमना नामक आभूषण को उंगली में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? उंगली में पहना जाता है। सेकंड विकल्प 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45वां प्रश्न है आपके, ताराभात की ओढ़नी पहनावा किनमें प्रचलित है? गुर्जर महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, जाट महिलाओं में और दलित महिलाओं में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ताराभात की ओढ़नी है, कई बार इस क्वेश्चन को एग्जामों में पूछ लिया गया है साथियों। और अगर हम बात करें कि भाई जो ताराभात की ओढ़नी है ये किन महिलाओं में प्रचलित है, तो बिल्कुल जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाओं में ताराभात की ओढ़नी है, केरी भात की ओढ़नी है, ऐसी ओढ़नियां जो आदिवासी महिलाएं हैं ये ओढ़ती है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 45वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी और वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो इनमें से जिसके द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई उनका नाम आपको 46 में बताना है।
बताइए 46वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो मित्रों राइट आंसर देख लेते हैं 46वें प्रश्न का। जो अमलानंद घोष है, किनके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा ही कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। इस प्रश्न को भी कई बार पूछ लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, आपके लिए। तो साथियों बिल्कुल याद रखिएगा, पता नहीं था तो याद रखिएगा अमलानंद घोष, और पता तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, विकल्प एक ही आपके 46 का सही उत्तर है। 47 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। विकल्पों को देखिएगा, गिलुंड, ओजियाना, बालाथल और लोथल। इनमें से जो स्थल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, उसका चयन आपको 47 में करना है। तो 47वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 47 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। मित्रों सही आंसर देखें, गिलुंड, ओजियाना और बालाथल तीनों ही आहड़ बनास संस्कृति के प्रमुख स्थलों में है, लेकिन जो लोथल है ये आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। अतः 47 में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 48 की तरफ। 48वां प्रश्न देखेंगे, असुमेलित का चयन कीजिए। खातौली का युद्ध, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी, उड़वा राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया, हल्दीघाटी का शेर महाराणा प्रताप, कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति अब्दुल रहीम। तो जो आपको यहाँ पर असुमेलित लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 48 में करना है। बताइए साथियों कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर गलत लग रहा है। तो देखो सही आंसर का चुनाव कर लें प्रश्न नंबर 48 में। बिल्कुल आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, असुमेलित है। ये कह रहा है कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति अब्दुल रहीम नहीं है, बल्कि कौन है साथियों, शाहबाज खां है। कौन है? शाहबाज खां है, जिसने एकमात्र ये मुस्लिम सेनापति है जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था। तो फोर्थ विकल्प आपके 48 का सही आंसर है। बाकी हल्दीघाटी का शेर किसको कहते हैं? प्रताप को। उड़वा राजकुमार के नाम से पृथ्वीराज सिसोदिया को जाना जाता है। किसका भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया? राणा सांगा का। और खातौली का युद्ध किसने लड़ा था? सांगा वर्सेज इब्राहिम लोधी ने। ये तीनों ही कथन सत्य है। कौन किसको छोड़कर? फोर्थ को छोड़कर। तो आपके फोर्थ विकल्प प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर है। चलिए 49 की ओर बढ़ेंगे। आपके 49वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1734 ईस्वी में आयोजित हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सवाई जय सिंह ने, जोरावर सिंह ने, दुर्जन सिंह ने और जगत सिंह ने। तो इनमें से जिसके द्वारा जो 1734 ईस्वी में, देखो एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया कि भाई हुर्रा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1734 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता जिनके द्वारा की गई थी उनका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह के द्वारा हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। विकल्प नंबर 4 आपके 49 का सही उत्तर है। चलिए 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 50 है, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब अधिकार किया? 25 फरवरी 1568, 28 फरवरी 1572, 6 जून 1575 और 15 जनवरी 1576। तो इनमें से जब अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार किया गया था, वो सन और डेट और महीना आपको प्रश्न नंबर 50 में बताना है। साथियों प्रश्न नंबर 50 में जो सही उत्तर है, अकबर के द्वारा, देखो जब उदय सिंह छोड़ करके चला गया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, तो साथियों बिल्कुल उसके बाद में ही अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार किया गया था। कब? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। विकल्प नंबर आपका एक सही है। साथियों 50वें प्रश्न में बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 51 की ओर। यहां पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। तो चलिए 51वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है साथियों, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? 1559 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में और 1525 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर बताइए। कौन से विकल्प का आप प्रश्न नंबर 51 में चुनाव करोगे? देखो राइट आंसर देख लेते हैं 51वें प्रश्न का। साथियों राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? 1459 ईस्वी में की गई थी। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर है। कब की थी जोधपुर? देखो जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। कब की? 1459 ईस्वी में। तो 52वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भाद्राजून, लोहावट, कानूजा और खरातल। भाई मारवाड़ के चंद्रसेन ने साथियों किससे संघर्ष? मुगलों से अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी, तो इन्होंने मुगलों से संघर्ष करने के लिए जिस स्थान पर सेना को संगठित किया था
वो स्थान आपको 52 में बताना है। और साथियों 52 का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, भाद्राजून नामक जो स्थान है, भाद्राजून का जो किला है, यहीं पर मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए सेना को संगठित किया था। साथियों विकल्प 1 आपके प्रश्न 52 का सही उत्तर है। प्रश्न 53 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 53वां प्रश्न है, निम्न में से किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुल्हे राय ने, कोकिल देव ने, जय सिंह ने और मान सिंह ने। तो इसमें से जिस कछवाहा शासक, कछवाहों ने कहां पर राज किया साथियों? आमेर पर। अब पहले यहां पर मीणाओं का शासन था, लेकिन जिस कछवाहा शासक के द्वारा मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया गया था, उस शासक का नाम आपको 53 में बताना है। तो 53वें प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है विकल्प नंबर 2। कौन रहेगा? कोकिल देव। कोकिल देव के द्वारा ही कछवाहा शासक था ये कोकिल देव, और इसने ही मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। सेकंड विकल्प आपके साथियों 53 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 54 की तरफ। प्रश्न नंबर 54 है आपके, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? महाराजा ईश्वरी सिंह के द्वारा, महाराजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा और सवाई जय सिंह के द्वारा। तो इनमें से जिस शासक के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग प्रदान किया गया, मतलब पुतवाया गया गुलाबी रंग से जयपुर को, उस शासक का नाम आपको 54 में बताना है। साथियों 54 का सही उत्तर देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 54 में जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 3, जो महाराजा सवाई राम सिंह थे। कौन थे? महाराजा सवाई राम सिंह थे, इनके द्वारा ही जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया गया था। तो थर्ड विकल्प आपके 54 का सही उत्तर है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 55 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 55 को, आपके 55वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन को, मैं बिल्कुल स्पष्ट पढ़ूंगा इसको। देखो, चौहान राजवंश के निम्न शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज, ये 4 शासक है। कौन कौन से? पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। साथियों ये 4 शासक है। अब इन्होंने जो शासन किया है तो उनका कालक्रम के अनुसार इनको आपको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन और फिर उसके बाद कौन। पहला विकल्प है 1 3 2 4, दूसरा है 1 4 2 3, तीसरा है 2 3 4 1 और चौथा है 2 3 1 4। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ की, तो साथियों सबसे पहले तो कौन आया था? अजयराज आया था। कौन आया था? अजयराज आया था। तो अजयराज मतलब यहाँ पर आपके 2 आगे होना चाहिए, तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया। अब अजयराज के बाद में कौन आया था साथियों? अर्णोराज आया था। तो अजयराज, अर्णोराज यहाँ पर भी मिल रहा है। अब इसके बाद में आया था विग्रहराज चतुर्थ और फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो बिल्कुल आपके विकल्प नंबर जो 3 है 55 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 56, चौहान राजवंश का संस्थापक है पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज और वासुदेव। तो चौहान राजवंश का संस्थापक आपको बताना है प्रश्न संख्या 56 में। बताइए 56 में आपके कौन सा विकल्प सही है। देखो 56वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो चौहान राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है साथियों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसका चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 56 में? तो सही आंसर देखिए बिल्कुल जो आपके 4th विकल्प है जिसमें लिखा रखा है वासुदेव। कौन? वासुदेव। तो बिल्कुल वासुदेव ही चौहान राजवंश के संस्थापक है। 4th विकल्प आपके 56 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 57 में आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपके 57 है, प्राचीन भारत में बेराट किस जनपद की राजधानी थी? प्राचीन भारत में बेराट किस जनपद की राजधानी थी? राजधानी पूछी गई है। मत्स्य जनपद की, राजन्य जनपद की, शिवी जनपद की और शाल्व जनपद की। तो इनमें से ये जनपद के नाम भी आपको दे रखे हैं और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भाई जो बेराट है ये किस जनपद की राजधानी थी। 57 का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। आपके 57 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। जो मत्स्य जनपद है बिल्कुल बेराट इसी की राजधानी थी। तो प्रथम विकल्प आपके 57 का सही उत्तर है।
देखो प्रश्न नंबर 58 को 1857 की क्रांति में नसीराबाद का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857, 28 मई 1857, 21 अगस्त 1857 और 31 मई 1857। 58 का सही उत्तर बताइए साथियों। नसीराबाद। नसीराबाद जो छावनी थी, तो नसीराबाद छावनी के सैनिकों के द्वारा 1857 की क्रांति में कब विद्रोह किया गया था, वो डेट आपको बताना है। बिल्कुल मई के महीने में किया गया था। और कब किया गया था? 28 मई 1857 को। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों। 58 में 59 की ओर बढ़ते हैं। देखो 59 को, इनमें से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? आहुआ, अजमेर, जयपुर और नीमच। तो इनमें से जो स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जहां पर 1857 की क्रांति नहीं हुई थी साथियों, वो स्थान आपको 59 में बताना है। और आपके 59वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। जयपुर में 1857 की क्रांति से संबंधित कोई विद्रोह नहीं किया गया था। आहुआ में किया गया, अजमेर में किया गया, नीमच में भी किया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपके 3 ही सही रहेगा 59 में। प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 60वां प्रश्न देखेंगे। बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और अनूप सिंह। तो इनमें से जो बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उस प्रमुख नेता का चयन आपको प्रश्न संख्या 60 में करना है। देखो 60वें प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा आपके, कौन सा विकल्प रहेगा साथियों? बेंगू किसान आंदोलन की बात की जा रही है। विजय सिंह पथिक के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। अतः बिल्कुल राम नारायण चौधरी ही बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 60वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 61 की ओर बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? ना हाकिम ना हुक्म किस आंदोलन का नारा था? एकी आंदोलन का, भगत आंदोलन का, मीणा आंदोलन का और लसाड़िया आंदोलन का। तो इनमें से एक नारा लगाया गया था, देखो, ना हाकिम ना हुक्म। ये जो नारा है, ये जिस आंदोलन से संबंधित है, उस आंदोलन के बारे में आपको 61 में बताना है। तो कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? एक ही आंदोलन की यहाँ पर बात की जा रही है। इस नारे का संबंध किस आंदोलन से था? एक ही आंदोलन से था। क्या नारा था? ना हाकिम ना हुक्म। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 61 में। प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 62वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 62 में क्या पूछ रहा है? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मेनन ने और राजगोपालचारी ने। देखो आपके एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है, जो 7 चरणों में वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया है। यहाँ पर एक चरण था संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जिसके द्वारा किया गया है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आपके विकल्प नंबर जो 2 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 62 में। प्रश्न संख्या 63 की ओर बढ़ते हैं। 62वें प्रश्न में बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ही आपका सही उत्तर है। 63 को देख लेते हैं। तो घोसुंडी का शिलालेख स्थित है 12 में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में और अजमेर में। इनमें से किस स्थान पर घोसुंडी का शिलालेख स्थित है? स्थान आपको प्रश्न नंबर 63 में बताना है साथियों। प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर देख लेते हैं। तो जो घोसुंडी का शिलालेख है, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। 63वें प्रश्न में थर्ड नहीं, सेकंड बिल्कुल चित्तौड़गढ़ जिला ही आपका सही उत्तर है। घोसुंडी का शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों 63वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तांबा प्रस्तर युग के, लोह युग के, प्रस्तर युग के और मृदभांड युग के। तो गिलुंड सभ्यता की बात की जा रही है। राजस्थान में जो गिलुंड सभ्यता है, इसके अवशेष जिस युग के माने जाते हैं, उस युग का नाम है साथियों तांबा प्रस्तर युग। कौन सा युग? तांबा प्रस्तर युग, ताम्रकालीन युग जिसको आप कहते हो। कि कौन सा युग कहते हो? ताम्रकालीन। इसको तांबा प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। तो 64 में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ेंगे। आपके 65वां प्रश्न है, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक है अल्लट, कालभोज, जेत्र सिंह और रतन सिंह। तो इनमें से देखो मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक पूछा गया है, तो मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वैसे तो देखो किसको माना जाता है साथियों, सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर, तो आपके उसमें आया था गुहिलादित्य। लेकिन गुहिलादित्य के बाद में अगर हम बात करें तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है कालभोज को। किसको? कालभोज को। कालभोज का मतलब यहाँ पर किससे लिया जाता है? बप्पा रावल से लिया जाता है। बप्पा रावल बिल्कुल आपके मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक है। 65वें प्रश्न में सेकंड विकल्प आपके सही रहेगा। चलिए 66वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके यहाँ सेकंड विकल्प सही है, कालभोज या बप्पा रावल एक ही है। तो 66वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 66। सांगा का कौन सा पुत्र बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए 1531 में मारा गया था? भोजराज, उदय सिंह, विक्रमादित्य और रतन सिंह द्वितीय। देखो बात की जा रही है सांगा के उस पुत्र की जो बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ने गया था और 1531 ईस्वी में वो सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया था साथियों। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 में जो सही आंसर है वो है आपके रतन सिंह द्वितीय। कुछ समय के लिए मेवाड़ का शासक रहा, लेकिन सूरजमल के साथ इसकी लड़ाई हुई, बूंदी के सूरजमल के साथ, और 1531 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है 66 का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 67 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 67 को, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि जो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी, 1615 ईस्वी को अमर सिंह व जहांगीर के मध्य, अमर सिंह प्रथम था, ये महाराणा प्रताप का पुत्र, इसमें कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण नहीं होगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएगा और मेवाड़ 10% आय मुगलों को देगा। तो इनमें से जब देखो अमर सिंह प्रथम ने, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जहांगीर से संधि की, मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक अमर सिंह प्रथम ही था साथियों। जब इस यहाँ पर शर्तें रखी गई थी तो उनमें यह शर्त नहीं रखी गई थी कि मेवाड़ 10% आय मुगलों को देगा, ये कोई शर्त नहीं रखी गई थी। फोर्थ विकल्प आपके 67 का सही है। उस समय जो चित्तौड़गढ़ किला ध्वस्त हो रहा था तो ये शर्त रखी गई कि भाई तुम चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण नहीं करवाओगे, कि ठीक है। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएगा, तो ये शर्तें रखी गई थी, लेकिन ये चौथा जो विकल्प है ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी। तो 67 में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 68 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 68 को, असुमेलित का चयन करना है। यहाँ पर भी आपको मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने, आवल बावल की संधि 1456 ईस्वी में, धर्मत के युद्ध में पराजित जसवंत सिंह प्रथम और पाहेबा साहिबा का युद्ध फलौदी में। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 68 में करना है साथियों। देखो अगर हम बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया, सही है, लेकिन आवल बावल की संधि 56 में नहीं, शायद 54 में हुई थी। 56 में तो नहीं हुई थी, ये तो गलत है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों। 68 में धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम पराजित हुए थे और पाहेबा साहिबा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? फलोदी जोधपुर में। पहला, तीसरा, चौथा कथन सत्य है, दूसरा बिल्कुल असत्य है, तो इसी वजह से ये असुमेलित हुआ। तो 68 में आपके सेकंड विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 69 की ओर बढ़ते हैं। आपके 69वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? फिरोजा ने किसके प्रेम में यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? कानर देव के, सामंत सिंह के, बीरम देव के और समर सिंह के। तो भाई ऐसा है, फिरोजा का नाम सुना होगा आपने। फिरोजा और किसकी प्रेम कहानी साथियों? बीरम देव की। बीरम देव जो था ये किसका पुत्र था? कानर देव का। ये प्रेम करती थी फिरोजा किससे? बीरम देव से। लेकिन जब बीरम देव की मृत्यु हो गई तो बिल्कुल फिरोजा ने भी यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली थी साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 जो है 69 का सही उत्तर है। चलिए 70वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बीरम देव आपका सही उत्तर होगा। 70वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 70वें प्रश्न को, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में किसने करवाया? जवाहर सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा बदन सिंह ने और चूड़ामन जाट ने। तो इनमें से जिसके द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अब एक चीज और ये भी क्लियर हो गई कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1733 ईस्वी में। तो किसके द्वारा करवाया गया साथियों? प्रश्न नंबर 70 में आपको ये बताना है।
और 70वें प्रश्न का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, महाराजा सूरजमल के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया गया था। 70वें प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 71 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 71 को, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के सभी परिपत्र एवं आदेश प्रकाशित होते हैं। लेख विज्ञ में, जनरल बोर्ड में, समाचार परिपत्र में और शिविरा पत्रिका में। तो 71वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 71 में आपका कौन सा विकल्प सही है? देखिए, जो राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग के जितने भी परिपत्र और आदेश होते हैं ये किसमें प्रकाशित होते हैं साथियों? शिविरा पत्रिका में प्रकाशित होता है। शिविरा पत्रिका का मतलब, शिविरा का मतलब क्या होता है? शिक्षा विभाग राजस्थान। शिविरा का मतलब क्या होता है? शिक्षा विभाग राजस्थान। बिल्कुल आपके फोर्थ विकल्प 71 का सही उत्तर है साथियों। 72 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 है आपके, दीक्षा राइस का आरंभ कब हुआ? 2015-16 में, 14-15 में, 12-13 में और 2018-19 में। तो इनमें से जिस सत्र में दीक्षा राइस का आरंभ किया गया उस सत्र के बारे में आपको 72 में बताना है साथियों। 72वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 72 में जो सही आंसर है, कौन सा विकल्प सही रहेगा? दीक्षा राइस की अगर हम बात करें, दीक्षा की बात नहीं, दीक्षा राइस की बात की जा रही है, तो साथियों दीक्षा राइस का प्रारंभ हुआ था 2018-19 में। फोर्थ विकल्प आपके 72 का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 73 की ओर बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न देख लेते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? कितने बाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट और इनमें से सभी। तो देखो, 1 मेगाबाइट की बात की जा रही है यहाँ पर। एक मेगाबाइट कम में होते हैं साथियों, कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट। कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट। देखो, 1 मेगाबाइट का मतलब 1 MB से होता है और 1024 किलोबाइट का मतलब 1024 KB से होता है। तो 1 MB में कितने KB रहते हैं? 1024 KB रहते हैं। इसी वजह से आपके जो थर्ड विकल्प है 73 का सही उत्तर रहेगा। 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 74 है, इस्माइल 3.0 की शुरुआत कब हुई थी? 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020, 21 जून 2021 और इनमें से कोई नहीं। तो इस्माइल 3.0 की बात की जा रही है मित्रों। इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को ही, इस्माइल 2.0 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को ही और इस्माइल 3.0 की शुरुआत 21 जून 2021 को ही। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो थर्ड विकल्प है 74 का सही उत्तर है। चलिए 75 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 75 को, शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक है। जॉन ड्यूवी है, अब्राहम मैस्लो है, B.F. स्किनर है और कार्ल रोजर्स है। तो इनमें से जो शैक्षिक तकनीकी का देखें, एक तो मृदु उपागम होता है और एक कठोर उपागम होता है। तो मृदु उपागम की अगर हम बात करें, मृदु उपागम के कौन जनक है साथियों? जो ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर, B.F. स्किनर जिनको हम शॉर्ट में जानते हैं, बिल्कुल यही शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक माने जाते हैं। थर्ड विकल्प 75 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 76 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो प्रश्न नंबर 76 को, RT 2009 के अंतर्गत 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कितने कार्य दिवस होंगे? 800, 1000, 200, 220। देखो, बात की जा रही है यहाँ पर न्यूनतम कार्य दिवसों की, यहाँ पर कार्य दिवसों की बात की जा रही है, शिक्षण के घंटों की बात नहीं की जा रही है। शिक्षण के घंटों की बात करता 6 से 8 के लिए तो फिर 1000 सही होता, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षण के दिवसों की। तो 6 से 8 के लिए दिवस कितने होते हैं? 220 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 220। और जबकि कक्षा 1 से 5 के लिए कितने होते हैं? 200। और जबकि बात करें शिक्षण घंटों की तो 1 से 5 के लिए 800 शिक्षण घंटे और 6 से 8 के लिए 1000 शिक्षण घंटे होते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, विकल्प नंबर जो 4 है आपके 76 का सही उत्तर होगा साथियों। 77 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 77, व्यापार में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का लाभ है। उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी, ग्राहकों की भागीदारी में बढ़ोतरी और इनमें से सभी। तो देखो,
यदि व्यापार में हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तो उससे हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी और ग्राहक भी अधिक बढ़ेंगे साथियों। अतः ये सभी लाभ यहाँ पर है, इसलिए फोर्थ विकल्प आपके 77 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 78 की ओर बढ़ते हैं। आपके 78वां प्रश्न, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 30 मार्च 1992, 30 मार्च 1993, 30 मार्च 1994 और 30 मार्च 1995। 78वें प्रश्न का सही आंसर बताइए साथियों। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना इनमें से कब की गई थी? 78वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 30 मार्च 1995 को। फोर्थ विकल्प आपके 78 का सही उत्तर है। 79 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे वापस कह रहा हूं कि देखो 150 में से एक दो प्रश्न में अगर कहीं त्रुटि दिखे कुछ बाय चांस, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार से निःशुल्क मेगा टेस्ट सीरीज पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और अभी जैसे आज तो आपके ये टेस्ट सीरीज आई है, कल आपके जो कल मतलब 20 कल 20 क्या सॉरी 21 जो 21 नवंबर है, 21 नवंबर 2022 को राजस्थान अध्ययन का जो कोर्स है वो ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा साथियों। कक्षा 6 से 12 के लिए जो राजस्थान कक्षा 6 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनका सारा निचोड़, आपको राजस्थान अध्ययन किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस कोर्स को पूरा सही तरीके से पढ़ते हो तो साथियों, तो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को जरूर लेवे। देखो, गार्गी पुरस्कार योजना प्रतिवर्ष कब आयोजित की जाती है? बालिका दिवस पर, शिक्षक दिवस पर, बसंत पंचमी पर और महिला दिवस पर। तो बात की जा रही है गार्गी पुरस्कार योजना की। बिल्कुल, गार्गी पुरस्कार योजना की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी पर, कब? प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी पर गार्गी पुरस्कार योजना आयोजित की जाती है। 79 में आपके थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 80 की ओर बढ़ेंगे। तो 80वां प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक और इनमें से सभी। तो देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव की बात की जा रही है। और विद्यालय प्रबंधन समिति का जो सचिव होता है साथियों, कौन होता है सचिव? तो बिल्कुल है, अध्यक्ष तो जो अभिभावक है उनमें से कोई एक होते हैं। और सचिव कौन होता है? जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। एसएमसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 80 में। प्रश्न नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 क्या है? इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? माउस को, सीपीयू को, इनपुट उपकरण को और आउटपुट उपकरण को। तो इनमें से जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसका चयन आपको 81 में करना है। बताइए साथियों, 81वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है सीपीयू वाला, यही आपके 81 का विकल्प नंबर जो 2 है आपके सीपीयू वाला, यही 81 का सही उत्तर होगा। सेकंड विकल्प आपके 81 में सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 82 की ओर बढ़ेंगे। तो 82वां प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है स्वैच्छिक है, अनिवार्य है, संवैधानिक है और संविधानेतर है। तो इनमें से शिक्षा के अधिकार की जो प्रकृति है वो प्रकृति आपको प्रश्न नंबर 82 में बताना है। बताइए 82 का सही आंसर कौन सा रहेगा? मित्रों, शिक्षा का जो अधिकार है इसकी प्रकृति कैसी मानी जाती है? यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा? तीसरा, जो संवैधानिक है। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी होती है? संवैधानिक है। विकल्प नंबर 3 आपके 82 का सही उत्तर है। 83 की ओर बढ़ते हैं। 83वां प्रश्न देख लेते हैं। आरटी 2009 की किस धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेवल की कक्षा में 25% सीटों पर प्रवेश देना होगा? धारा 12 1 गे, धारा 13 1 गे, धारा 14 1 गे और धारा 15 1 गे। यहां पर देखो, आरटी 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% सीटों पर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बालक है उनको प्रवेश देना होगा निशुल्क। साथियों, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा उल्लेख आरटी की धारा 12 में 1 गे के अंतर्गत की, धारा 12 1 गे के अंतर्गत किया जाता है साथियों। विकल्प 1 आपके 83 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 84 की तरफ। देखो, प्रश्न नंबर 84 को देख लेते हैं। तो भारत में पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी थी एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, वीएसएनएल। सभी प्रश्न मैंने आपको करा रखे हैं। आईसीटी शैक्षिक परिदृश्य की 30 टेस्टों की सीरीज चला रखी है साथियों यूट्यूब पर ही।
16 टेस्ट उसके पूरे हो चुके हैं, 16 टेस्ट। तो अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जरूर ज्वाइन करें। 16 या 17 हो चुके हैं शायद अब तो देखो, भारत में पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता जो कंपनी थी वो थी VSNL। कौन सी थी? VSNL। विकल्प नंबर 4 आपके 84 का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 85 को, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के पूछे गए हैं, कंप्यूटर के प्रकार पूछे गए हैं। 85वें प्रश्न का सही आंसर देख ले साथियों। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं भाई। विकल्प नंबर आपका जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 86 की ओर। 86वां प्रश्न देखें तो, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2019 को, 20 अगस्त 2018 को और 20 अगस्त 2017 को। साथियों इंदिरा रसोई योजना की बात की जा रही है जिसमें 8 रुपए में, मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है। और इस योजना के शुभारंभ की बात करें तो इस योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया था। कब किया गया था? 20 अगस्त 2020 को। विकल्प 1 आपके 86 में सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 87 की तरफ। 87वां प्रश्न देख लेते हैं। NEP 2020 में कितने अध्याय है? 4 अध्याय है, 27 अध्याय है, 38 अध्याय है या 39 अध्याय है? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें अध्यायों की संख्या पूछे साथियों तो बिल्कुल इसमें टोटल अध्यायों की संख्या है 27। कितने? 27 अध्याय है इसमें टोटल, जिसमें 5+3+3+4 की नीति अपनाई गई है, शैक्षणिक स्वरूप रखा गया है इसमें। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 87 का सही उत्तर है। चलिए 88 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 88 को, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया। नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार और इनमें से कोई नहीं। तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था इसके अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है इसको क्या बना दिया गया था साथियों? मूल अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? मूल अधिकार। 88 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 89। देखो आपके 89वां प्रश्न है, स्कूल को गोद लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त है? ई मित्र, ज्ञानवाणी, स्माइल और ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो आपको किसी विद्यालय को गोद लेना है। गोद लेना है का मतलब यह होता है साथियों, जैसे कोई सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में जो भौतिक संसाधन है उसकी कमी है तो और कोई चीज की आवश्यकता है तो उसकी आप पूर्ति करना चाहते हो तो साथियों आप ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को गोद ले सकते हो। विकल्प नंबर 4 आपके 89 का सही उत्तर है। चलिए 90वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 90 में क्या पूछ रहा है? एडुसेट किस संस्था के सहयोग से आरंभ किया गया? NCERT दिल्ली के सहयोग से, इसरो अहमदाबाद के सहयोग से, इग्नू दिल्ली के सहयोग से और SCERT उदयपुर के सहयोग से। तो इनमें से एडुसेट जिस संस्था के सहयोग से आरंभ किया गया उस संस्था के बारे में आपको प्रश्न संख्या 90 में बताना है। साथियों 90वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो बिल्कुल जो एडुसेट है, एडुसेट क्या है भाई? एडुसेट है एक एजुकेशन सैटेलाइट और इसका जो सहयोग है, इसका जो आरंभ किया गया वो इसरो अहमदाबाद के सहयोग से आरंभ किया गया साथियों। किसके सहयोग से? इसरो अहमदाबाद के सहयोग से। विकल्प नंबर आपका 2 90वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखो यहाँ तक लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए ही ये सारी चीजें थी। इसमें ऐसा नहीं है कि जब अभी आप अपन ने 90 प्रश्न जो किए हैं ये दोनों लेवल के थे, लेकिन आगे प्रश्न आएंगे जो आप देखो लेवल 1 वालों के लिए तो टोटल 150 है, लेवल 2 वालों के लिए 135 से लेकर के 150 तक के जो प्रश्न है 15 प्रश्न आपको साइकोलॉजी के और करंट जीके के भी करने हैं आप सभी को, ठीक है ना। लेवल 2 वालों को चाहे आप साइंस में से हो, इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, SST से हो, किसी से भी हो। और जो मान लो हिंदी से है कोई तो हिंदी के 5 क्वेश्चन ग्रामर के और 5 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के इसमें सम्मिलित है, वो आपको हल करने हैं साथियों। आप SST से है तो SST के 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन SST की शिक्षण विधियों के। 91 से लेकर के 135 तक के जो प्रश्न हैं इसमें SST, हिंदी, इंग्लिश, गणित और साइंस
साथियों ये सारी चीजें हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको ये करने हैं और 15 क्वेश्चन 135 से 150 तक वो करने हैं। मतलब अभी आप लेवल 2 से हैं तो भी आपके लिए 91 से लेकर के 150 तक टोटल 25 प्रश्न बचे हुए हैं। तो अभी आपको वीडियो को बंद नहीं करना है। देखो 91वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 91 कौन सा है? इनमें से कौन सा जातिवाचक से भाववाचक नहीं बना है? अब लेवल 1 वालों के लिए तो ये कंपलसरी है, लेकिन जो लेवल 2 हिंदी वाले हैं 91 से 95 तक आप हिंदी ग्रामर के प्रश्न कर सकते हो। तो जो जातिवाचक से भाववाचक नहीं बना है, डकैती, यौवन, गौरव और जागृति। तो यहाँ पर जो जातिवाचक से भाववाचक नहीं बना है साथियों, उसका चयन आपको 91 में करना है। आपके 91वें प्रश्न का सही आंसर देखे तो भाई हम देखें तो डाकू शब्द से डकैती बना है, युवा शब्द से यौवन बना है और गुरु शब्द से गौरव बना है। ये सभी जातिवाचक से भाववाचक बना है, लेकिन जागृति जो शब्द है ये क्रिया से भाववाचक बना है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके 91 का सही उत्तर है साथियों। 92 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 92 है, सर्वनाम से उत्पन्न विशेषण है। सर्वनाम से उत्पन्न विशेषण है। विकल्पों को देखिएगा, अहंकार, बुद्धिमान, नास्तिक और भगोड़ा। तो इनमें से जो विशेषण सर्वनाम से उत्पन्न है उसका चयन आपको 92 में करना है साथियों। 92वें प्रश्न का बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। देखो अगर हम बात करें सर्वनाम से जो विशेषण बना है उसकी, तो आपके 92 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, क्योंकि अहंकार शब्द का निर्माण अहम प्लस कार से हुआ है और अहम क्या है साथियों? एक सर्वनाम है। इसी वजह से विकल्प नंबर आपका 1 सही है 92 में। चलिए 93 की ओर बढ़ते हैं। तो 93वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 93 में आपसे क्या पूछ रहा है? जीवाश्म शब्द में संधि है दीर्घ, यण, गुण और अयादि। तो इनमें से जीवाश्म शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर बताइए साथियों। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 43 में? देखो सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके 93 में साथियों? विकल्प नंबर जो 1 है बिल्कुल ये इसका सही आंसर है, क्योंकि जीवाश्म शब्द का संधि विच्छेद जीव प्लस अश्म होता है। बिल्कुल इसमें दीर्घ संधि हो रही है। विकल्प 1 आपके 93 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 94 की तरफ। आपके 94वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, पंतपर्णी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और कर्मधारय। तो इनमें से जो पंतपर्णी शब्द में समास आपको लग रहा है उसका चयन 94 में करना है साथियों। 94वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो देखो पंतपर्णी शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। कौन से समास का प्रयोग हुआ है? तत्पुरुष समास का। विकल्प नंबर 2 आपके 94 का सही उत्तर है। 95 की ओर बढ़ते हैं। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का अर्थ है बुरा हाल होना, सदैव एक सी स्थिति, सदा एक सा पत्ते रहना, और मतलब सदैव एक से पत्ते रहना और इनमें से सभी। तो ढाक के जो 3 पात एक लोकोक्ति है उसका आपको सही अर्थ 95 में बताना है साथियों। 95वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ होता है सदैव एक सी स्थिति बने रहना। ढाक के 3 पात है। बिल्कुल विकल्प नंबर 2 आपके 95 का सही उत्तर है। अब देखो अभी आपके जो लेवल 2 से हिंदी में है ना, उनके शिक्षण विद्या भी आएगी हिंदी की और साइकोलॉजी के प्रश्न भी आएंगे, तो उनको भी आपको अटेंड करना है। चलिए 96वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96। अब ये आपके देखो लेवल 2 जो साइंस मैथ्स वाले हैं वो गणित यहाँ पर कर सकते हैं। तो गणित के 5 क्वेश्चन और 5 विज्ञान के, तो 10 क्वेश्चन तो साइंस मैथ्स के, ये 5 शिक्षण विधियां और 15 वो 10 5 15 15 30 क्वेश्चन और बाकी आपके मतलब। तो देखो साइंस मैथ्स वालों के लिए 30 क्वेश्चन है लेवल फर्स्ट में से ही। तो 96 देख लेते हैं। संख्या 74 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 विकल्प है। इसमें से आपको ये बताना है कि जो संख्या 74 है इसको रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है। 96 का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 96 में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। संख्या 74 को रोमन में इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपके जो 2 है वो 96 का सही उत्तर है। चलिए 97वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 97 को,
किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदकर 100 रुपए में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगा? 20%, 16.66%, 10% और 13%। इसका तो आंसर भी आपको दिख गया होगा साथियों। देखिएगा, किसी वस्तु को 120 रुपए में आपने खरीदा है, कितने रुपए में? 120 रुपए में, और उसको कितने में बेच दिया? 100 रुपए में बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको साथियों कितने रुपए का नुकसान हुआ? 20 रुपए का नुकसान हुआ, 20% का नहीं हुआ है भाई। तो आप देखो, 120 में करे किया, विक्रय 100 रुपए में कर दिया, तो उसको आपको क्या निकालनी है? हानि प्रतिशत निकालनी है। और हानि प्रतिशत निकालोगे तो बिल्कुल 16.66% की आपको क्या होगी साथियों? हानि होगी। विकल्प नंबर 2 आपके 97वें प्रश्न का सही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 98 की तरफ। देखिएगा, 98वें प्रश्न को दिखने में इस प्रश्न में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पढ़ूंगा। एक परीक्षा में 200 लड़कों व 100 लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा में 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? 60%, 40%, 50% और 45%। ऐसा है भाई, टोटल 200 लड़कों व 100 लड़कियों ने, मतलब टोटल ने कितना भाग लिया? 300 ने। इसमें से परीक्षा में 60% लड़कियां क्या हुई साथियों? उत्तीर्ण हुई। तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? अब प्रश्न थोड़ा अधूरा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत ही दे रखा है, लड़के कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ये तो बता ही नहीं रखा है। तो इस हिसाब से प्रश्न बोनस योग्य बन जाता है साथियों, आपके 98, 99 की ओर बढ़ेंगे। बाकी अगर थोड़ा गणित में हाथ तंग है तो आपको लगता है तो निश्चित रूप से बिल्कुल बताइएगा। इस प्रश्न के लिए 99 की ओर बढ़ते हैं। वैसे इसका आंसर दे रखा था बुक्स में, पहला विकल्प 99 को देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 99 में क्या पूछ रहा है, तो देखो, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज में 5 वर्षों में दुगनी हो तो उसी ब्याज दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में और 25 वर्ष में। चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है भाई। ये लेवल 1 में भी चक्रवर्ती ब्याज है, लेवल 2 में भी है। तो यहाँ पर देखो, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज में 5 वर्षों में कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। तो उसी ब्याज दर से धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? यह आपसे प्रश्न नंबर 99 में पूछा है। 10, 15, 20, 25। अब आप प्रश्न को करिएगा, वीडियो को रोक सकते हो 99 प्रश्न के लिए, और इसका जो आपके सही आंसर आना चाहिए साथियों, वो आपके आएगा विकल्प नंबर 2। 15 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। चलिए 100वां प्रश्न देख लेते हैं, जो गणित का अंतिम प्रश्न है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 7.22 सेंटीमीटर, 7.29 सेंटीमीटर, 7.33 सेंटीमीटर और 7.11 सेंटीमीटर। तो करिए प्रश्न को। वृत्त की त्रिज्या की बात की जा रही है 7 सेंटीमीटर की, और केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है? 60 डिग्री। अब आपको ज्ञात करना है संगत चाप की लंबाई। करिएगा आराम से प्रश्न को, बिल्कुल इसका अगर आप वीडियो रोक सकते हो। अगर आपका आंसर इसका साथियों तीसरा विकल्प आ जाता है 7.33, तो आपका बिल्कुल आंसर सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 101 की तरह। देखिएगा, प्रश्न नंबर 101 को, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इनमें से चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल के बारे में आपको बताना है साथियों। 101वें प्रश्न में जो सही आंसर है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और इसी वजह से जब चींटी अपने को काटती है तो अपने को बहुत दर्द महसूस होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 101 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 102 की ओर। देखिएगा, प्रश्न नंबर 102 को, निम्न में से तत्व नहीं है? मरकरी, एल्यूमिनियम, सोडियम और कांसा। तो इनमें से जो तत्व नहीं है उसका चयन प्रश्न संख्या 102 में करना है साथियों। कौन सा आपको तत्व नहीं लग रहा है? तो 102वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 102 में सही आंसर क्या रहेगा? देखो, मरकरी भी तत्व है, एल्यूमिनियम भी तत्व है और सोडियम भी तत्व है, लेकिन कांसा जो है ये तत्व नहीं है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न 102 में। प्रश्न नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। 103 वो प्रश्न है, इकाई समय में तय की गई दूरी को कहते हैं? चाल कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग कहते हैं और विस्थापन कहते हैं। तो इनमें से इकाई समय में जो तय की गई दूरी है, इसको किस नाम से जाना जाता है?
103वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 103 में क्या कहा जाता है कि इकाई समय में जब कोई दूरी तय करते हैं तो इसी को चाल कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। विकल्प 103वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 104 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 104 है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल बराबर होता है किसके? वस्तु के आयतन के, वस्तु के द्रव्यमान के, वस्तु की आकृति के, या वस्तु के भार के। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला जो बल है यह किसके बराबर होता है? प्रश्न संख्या 104 में बताइए साथियों कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखिए पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला जो बल है ये किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों। प्रश्न 104 में प्रश्न संख्या 105 की ओर बढ़ते हैं। 105वां प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण और विचलन कोण। तो प्रश्न संख्या 105 में बताइए कौन से विकल्प का चुनाव करोगे आप। देखो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण व निर्गत किरण के जो मध्य कोण बनता है उसको किस कोण के नाम से जाना जाता है साथियों? विचलन कोण के नाम से जाना जाता है। किस कोण के नाम से जाना जाता है इसको? विचलन कोण के नाम से। तो फोर्थ विकल्प आपके 105वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 106 की ओर बढ़ेंगे। 106वां प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश के प्रश्न आ चुके हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 106 को, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए वाक्य को अब, वी वेयर मेड टू अटेंड मीटिंग, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। फिर डे, फिर आपके लग रखा है क्वेश्चन मार्क्स। तो ऑप्शन देखिएगा दी, एवरी और फ्यू। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिक्त स्थान है इसकी जगह दिए गए विकल्पों में से आपको विकल्प का चुनाव करना है। मैंने कह रखा है कि अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, इस आदत को अभी से डालना पड़ेगा आपको। वी वेयर मेड टू अटेंड मीटिंग, डे, द, एवरी और फ्यू, इनमें से रिक्त स्थान की जगह कौन सा चुनाव करोगे साथियों? 106वें प्रश्न का सही आंसर है। तो देखिए वी वेयर मेड टू अटेंड मीटिंग क्या आएगा? एवरी डे। कौन सा? एवरी डे मतलब थर्ड विकल्प। 106वें प्रश्न का थर्ड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 107 की ओर। 107वां प्रश्न देखेंगे, माय अंकल, रिक्त स्थान है, फिर कोष्टक में विजिट इंग्लैंड 3 टाइम्स। ऑप्शन है आपके विजिटेड, हैज विजिटेड, हैज विजिट्स, इज विजिटिंग। तो यहाँ पर विजिट का क्या बन जाएगा? 107वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो 107वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों माय अंकल विजिट का बन जाएगा हैज विजिटेड इंग्लैंड 3 टाइम्स। विकल्प नंबर 2 आपके 107वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 108 है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब आपको सेंटेंस को किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। अब विकल्प को देखिए, ही वॉज टर्निंग हिज ग्रेस इनटू डस्ट, ये आपके विकल्प क्या क्या देखिए, सॉरी एक बार आप वाक्य को देखिए, ही वॉज टर्निंग हिज ग्रेस इनटू डस्ट। अब विकल्प है आपके सामने, हिज ग्रेस वॉज टर्निंग इनटू डस्ट, क्या इसका ये पैसिव वॉइस होगा? हिज ग्रेस वॉज बीइंग टर्न इनटू डस्ट बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। या हिज ग्रेस वेयर टर्निंग इनटू डस्ट, ये, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों ही वॉज टर्निंग हिज ग्रेस इनटू डस्ट, इस वाक्य का आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। प्रश्न संख्या 108 का सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 108 का। देखिए इसका सेकंड विकल्प सही है, ही वॉज टर्निंग हिज ग्रेस इनटू डस्ट का पैसिव वॉइस होगा ही ग्रेस वॉज बीइंग टर्न इनटू डस्ट बाय हिम। सेकंड विकल्प आपके 108वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 109 की ओर बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट टर्म टू फिल द ब्लैंक्स, मतलब करेक्ट टर्म का आपको चूज करना है। तो वाक्य देखिएगा, वी आर डिटरमाइंड टू, रिक्त स्थान है, फिर आपको अवर लिमिटेड राइट्स। विकल्प देखिएगा, स्टैंड अप फॉर, सेट अप और स्टैंड अप फॉर। तो 109वें प्रश्न का सही आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 109 में आपके कौन सा विकल्प है साथियों? 109वें प्रश्न में एक बार देख लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर आएगा विकल्प नंबर 2, स्टैंड अप फॉर। नेक्स्ट 110वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 110 को, रिमेन्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सिंबल्स, साइंस, फॉसिल्स, ओल्ड स्टेप। देखिए प्रश्न ये पूछ रहे हैं, वन वर्ड वाला प्रश्न है ये आपके,
रिमेन्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स, वेरी ओल्ड प्लांट का मतलब बहुत पुराने जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स, बहुत पुराने जो जानवर हैं, इनको क्या कहा जाता है? सिंबल्स, साइंस, फॉसिल्स और ओल्ड स्टफ। तो देखो थोड़ी इंग्लिश वीक है तो कहीं कोई त्रुटि दिखे तो बता दिया करो भाई। 110वें प्रश्न का जो सही आंसर है आपके, कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? फॉसिल्स, इसका तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 110 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 111 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, विराटनगर किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी? अंग, गंधार, मत्स्य और मगध। तो इनमें से विराटनगर जिस प्राचीन जनपद की राजधानी थी, एसएसटी वालों के लिए है ये, बिल्कुल लेवल 1 वालों के लिए तो है ही है, एसएसटी वालों के लिए भी ये बेहद उपयोगी है। तो बात करें अगर हम विराटनगर की, तो बिल्कुल विराटनगर, ये प्रश्न तो पहले भी जीके में इसी टेस्ट में आ चुका था। किसकी थी साथियों? मत्स्य की। विकल्प नंबर आपका 111वें प्रश्न में जो थर्ड विकल्प है, यह आपका 111वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 112वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 112 है आपके, राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है त्रैमासिक आधार पर, मासिक आधार पर, अर्धवार्षिक आधार पर और वार्षिक आधार पर। जो लेवल 1 में एसएसटी है, मतलब सामाजिक वाला पार्ट है, वहां से प्रश्न है। लेवल 2 वालों के लिए बेहद उपयोगी, उनके लिए भी। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है, वो किस आधार पर जारी किया जाता है? 112वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 112 में जो सही उत्तर है, बिल्कुल किस आधार पर किया जाता है साथियों? तो बिल्कुल आपके मासिक आधार पर जारी किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। 112वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 113 की ओर। 113वां प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतों का उदाहरण नहीं है पोपोकेटेपेटल, काकेशस, फुजियामा और एकांकगुआ। इनमें से जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 113 में करना है। 113वें प्रश्न में सही आंसर का चयन कीजिए साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 113 में सही है? तो साथियों इसमें से फुजियामा भी ज्वालामुखी पर्वत है, एकांकगुआ भी ज्वालामुखी पर्वत है और पोपोकेटेपेटल भी ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन काकेशस ज्वालामुखी पर्वतों की श्रेणी में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 113 का सही उत्तर है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 114 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 114 है आपके, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाई जाती है, कर्क रेखा के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इनमें से टुंड्रा वनस्पति जहां पाई जाती है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 114 में करना है। बताइए 114वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? तो देखो 114वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, जो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश है, कौन से प्रदेश साथियों? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश है, यहीं पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 114वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 115 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 115 को, मुगल काल में नस्क क्या था? भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, भूमि के नाप की एक इकाई थी, जमींदार का क्षेत्र और कर रहित भूमि अनुदान था। तो मुगल काल में नस्क इनमें से क्या था साथियों? प्रश्न संख्या 115 का सही आंसर देखे, देखो नस्क था भू लगान निर्धारण की एक विधि। क्या थी? नस्क थी। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 115 का सही उत्तर है साथियों। 116 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न 116 है, हिंदी भाषा में अमूर्त कौशल है सुनना, पढ़ना, लिखना और सभी। तो अमूर्त कौशल इनमें से कौन सा है हिंदी भाषा में? प्रश्न संख्या 116 मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके शिक्षण विधियां हैं वहां से प्रश्न चालू हो चुके हैं। तो लेवल 2 जिनके हिंदी है उनके लिए बेहद उपयोगी प्रश्न है ये भी। देखो हिंदी भाषा में अमूर्त कौशल किसको माना जाता है? 116वें प्रश्न का सही आंसर है आपके साथियों। देखो पढ़ना लिखना दोनों ही मूर्त कौशल है। कैसे कौशल है? मूर्त कौशल है। लेकिन जो सुनना है ये कैसा कौशल है साथियों? ये अमूर्त कौशल है। इसी वजह से विकल्प नंबर जो आपका 1 है 116वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 117 की ओर। 117वां प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो इनमें से जो हिंदी भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक विधि आपको लग रही है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 117 में
करना है। बताइए 117वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा। देखो, निगमन विधि अवैज्ञानिक है, सूत्र भी अवैज्ञानिक है और पाठ्य पुस्तक भी अवैज्ञानिक है, लेकिन जो आगमन विधि है इसको कैसी माना जाता है, वैज्ञानिक विधि माना जाता है। तो आपके प्रश्न संख्या 117 का विकल्प नंबर 1 सही रहेगा भाई आपके। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 118 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 118 को, भाषा शिक्षण में कौन सी सामग्री प्रक्षेपी है, पुस्तक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविजन और रेडियो। तो इनमें से जो आपको भाषा शिक्षण में सामग्री प्रक्षेपी लग रही है, प्रक्षेपी सामग्री का चयन करना है साथियों। प्रश्न संख्या आपके 118 में, बताइए 118वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आप चुनोगे। तो देखो, अगर हम प्रक्षेपी सामग्री की बात करें तो पुस्तक प्रक्षेपी है, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, एक प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री है। टेलीविजन, रेडियो ये भी आपके नहीं है। विकल्प नंबर आपके 2 ही सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 118 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 119 की ओर। 119वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से मूल्यांकन की कौन सी विधि अधिक विश्वसनीय है, प्रमापीकृत परीक्षण, अप्रमापीकृत परीक्षण, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मूल्यांकन की अधिक विश्वसनीय विधि मानी जाती है उस विधि का चयन आपको 119वें प्रश्न में करना है। देखो, अधिक विश्वसनीय जो विधि है वो इनमें से प्रमापीकृत परीक्षण है, क्योंकि अप्रमापीकृत परीक्षण तो जो शिक्षक निर्मित होते हैं और जो बिल्कुल निश्चित उद्देश्यों से मान्यता प्राप्त जो शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जो मान्यता प्राप्त विभागों के द्वारा बनाए जाते हैं, कौन से परीक्षण, प्रमापीकृत परीक्षण साथियों। तो ये अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न 119 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 120 की ओर। 120वां प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश की शिक्षण विधियां है, स्ट्रक्चर आर द, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है, ऑफ लैंग्वेज, टूल्स, टाइप्स, सेंटेंस और ऑर्डर्स। तो देखो, स्ट्रक्चर आर द ऑफ लैंग्वेज, द और ऑफ के बीच में रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है साथियों प्रश्न नंबर 120 में। तो देखिए यहाँ जो सही आंसर रहेगा, स्ट्रक्चर आर द टूल्स ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज के साधन, टूल्स। विकल्प 1 आपके 120वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 121वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 121। Which method is known as natural method? पहला विकल्प ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो प्रश्न नंबर 121 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 121 में सही है साथियों। विच मेथड मतलब कौन सी विधि को इज नाउन एज नेचुरल मेथड, मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक भी आप जिसको कह सकते हो। तो बिल्कुल किस विधि को प्राकृतिक विधि के नाम से जाना जाता है, इसका ऐसा हिंदी अनुवाद हो सकता है जो डायरेक्ट विधि होती है साथियों, डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि जिसको कहते हैं, ये नेचुरल मेथड के अंतर्गत आएगी। विकल्प 2 आपके 121 का सही उत्तर है। चलिए 122वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 122 है, पोएट्री इंक्रीज अस चाइल्ड्स, रिक्त स्थान है, टू ब्यूटी, इंटरेस्टेड, बिहेवियर, अवेयरनेस और सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस। तो 122वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 122 का सही उत्तर है साथियों। तो 122वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। जो पोएट्री है, पोएट्री इंक्रीज अस चाइल्ड, इंक्रीज मतलब बढ़ाना एक तरह से, चाइल्ड बच्चों में, तो टू ब्यूटी, तो ये आपके सेंसिटिवनेस इसका सही उत्तर है। फोर्थ विकल्प 122 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों 123 की तरफ। देखो आपके प्रश्न नंबर 123 है, रैपिड रीडिंग जनरली कॉल्ड, रिक्त स्थान है, रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग, एडिशनल रीडिंग, सेकंड रीडिंग और सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो देखो, रैपिड रीडिंग को जनरली किस नाम से जाना जाता है, जो रैपिड रीडिंग है इसको सामान्य तौर पर किस रीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, रैपिड रीडिंग को सामान्य तौर पर सप्लीमेंट्री रीडिंग के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपके 4 सही है 123 का। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों 124 की तरफ। देखो 124वां प्रश्न गणित शिक्षण की विधियों से प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है,
यह कथन किसका है? रोजर बेकन का, कार्ल यूंग का, होगबेन का और लेबनिज का। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यह कथन इनमें से किसके द्वारा कहा गया है साथियों? 124 में आपसे ऐसा पूछा गया है। और बताइए प्रश्न नंबर 124 में कि ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? बिल्कुल रोजर बेकन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? रोजर बेकन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। विकल्प नंबर 1 आपके 124वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 125 की ओर। 125वां प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं? समस्या समाधान विधि में, निगमन विधि में, प्रयोग विधि में और आगमन विधि में। तो इनमें से जिस विधि में, जिस गणित शिक्षण की जिस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, वो विधि कौन सी है साथियों? आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 125 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 126 की तरफ। 126वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया नहीं है? मापना, पता लगाना, बताना और संकेत करना। तो जो कार्य सूचक क्रिया नहीं है उसका चयन 126 में करना है साथियों। 126वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो देखो, जो कार्य सूचक क्रिया नहीं है वो क्या है यहाँ पर? विकल्प नंबर 126 में कौन सा सही रहेगा आपके? चौथा विकल्प, संकेत करना। संकेत करने में भाई बता रहे हैं, पता लगा रहे हैं, माप रहे हैं, तो ये कार्य सूचक क्रिया है, लेकिन संकेत करना यहाँ पर कार्य सूचक क्रिया में सम्मिलित नहीं है। अतः 126वें में आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 127 की तरफ। साथियों आपके प्रश्न नंबर 127 है, वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, अभिक्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है, क्या कहा जाता है उस मूल्यांकन को? सत्रीय मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन और सत्रीय मूल्य। सत्रीय 2 बार आ गया ये तो है ना, एक चौथा यूं मान लो, इनमें से कोई भी नहीं। तो 127वें प्रश्न का सही आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 127 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? तो जो मूल्यांकन छात्रों की योग्यताओं, उनकी रुचियों, उनकी अभिरुचियों, उनकी अभिवृत्तियों, अभिक्षमताओं से संबंधित ताकत मतलब जिन पे वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका है और उनकी जो कमजोरी है, इसके आकलन हेतु किया जाता है, उस मूल्यांकन को निदानात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। 127वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 128 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 128 को। 128वां प्रश्न है, छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयोगी है? प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और योजना विधि। तो छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है। छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की जो विधि उपयोगी है उसका चयन 128 में करना है। और 128वें प्रश्न में अगर हम देखें तो व्याख्यान तो आंसर होगा नहीं, ना ही प्रयोगशाला, बल्कि योजना और व्याख्यान युक्त प्रदर्शन की बात करें तो छोटी कक्षाओं में व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है विज्ञान शिक्षण की, क्योंकि प्रदर्शन का कार्य शिक्षक करेगा, छात्र उसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे, अध्यापक उनसे बीच बीच में पूछता भी रहेगा, व्याख्यान भी देता रहेगा, तो निश्चित रूप से यही बेस्ट है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 128वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 129वें प्रश्न की ओर। सामान्यतः शिक्षण में कौन सी विधि का सबसे अधिक उपयोग होता है? आगमन विधि का होता है, प्रयोगशाला विधि का होता है, व्याख्यान विधि का होता है या योजना विधि का होता है? तो अगर हम देखें नॉर्मली, आपने देखा होगा, आप खुद भी पढ़े होंगे, आपने भी पढ़ाया होगा, बिल्कुल व्याख्यान विधि का ही सामान्य रूप से सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? व्याख्यान विधि का, जो कि एक शिक्षक केंद्रित विधि है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके 129वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 130 की ओर बढ़ते हैं। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाव अभिव्यक्ति के गुणों की पालना, समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करना और परीक्षा फल में विश्वसनीयता। तो जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण आपको नहीं लग रहा है उसका चयन 130 में करना है। 130वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? तो देखो, अगर हम बात करें निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुणों की,
तो ये तीनों गुण हैं, लेकिन चौथा गुण परीक्षाफल में विश्वसनीयता निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है, क्योंकि ये तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का गुण है। ये तो दोष है ना, इसमें विश्वसनीयता बहुत कम पाई जाती है। बाकी आप अभिव्यक्त अच्छी तरह से अपने शब्दों को कर सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको इसमें मिलती है, भाव अभिव्यक्ति के गुणों की पालना इसमें होती है, समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण आप इसमें विकसित कर सकते हो, लेकिन इसके परीक्षाफल में बहुत ही कम विश्वसनीयता पाई जाती है। अच्छा, 130वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही है। प्रश्न 131 की ओर बढ़ते हैं। 131वां प्रश्न है साथियों, जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है वाइवेरियम में, एक्वेरियम में, वानस्पतिक उद्यान में और टेरेरियम में। तो इनमें से जिसमें जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है उसका चयन आपको 131वें प्रश्न में करना है। मित्रों, 131वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, जलीय जंतुओं को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? एक्वेरियम में सुरक्षित रखा जाता है भाई। किसमें? एक्वेरियम में। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 131 का सही उत्तर है। प्रश्न 132 की ओर बढ़ेंगे। 132वां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? बीएस ब्लूम ने, जॉन ड्यूवी ने, हर्बर्ट ने और स्मिथ ने। तो इनमें से शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया साथियों। किसके द्वारा? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। विकल्प 1 आपके 132वें प्रश्न में जैसे उद्देश्य ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये वर्गीकरण किसने दिया? ब्लूम ने तो दिया ही है। तो इसीलिए विकल्प 1 आपके 132वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 133 की ओर बढ़ेंगे। 133वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को समझने और उसके पर्यावरण के संबंध को जानने के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? प्रश्न नंबर 133 में साथियों, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता सिर्फ तीव्र आर्थिक विकास या फिर ढांचागत सुविधा या शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को समझना, उसके पर्यावरण के संबंध को जानने के लिए है। अतः फोर्थ विकल्प आपके 133वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 134वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 134 में क्या पूछ रहा है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा और इनमें से सभी। तो देखो, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में इनमें से जिस तत्व का अध्ययन किया जाता है वो तत्व कौन सा है? बिल्कुल, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, मानवीय संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, नागरिकता की शिक्षा भी दी जाती है। अतः इनमें से सभी वाला जो फोर्थ विकल्प है 134वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 135वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 135 क्या पूछ रहा है? इनमें से सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो जो इनमें से सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना है उसका चयन 135वें प्रश्न में करना है, और जो सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना है वो है मानवीय संबंधों का अध्ययन करना ही सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना मानी जाती है। तो 135वें में आपके थर्ड विकल्प सही है। बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 136 की ओर। देखिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 136 है, T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया? जो T20 वर्ल्ड कप 2022 है इसकी बात की जा रही है। तो T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया था? भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। साथियों प्रश्न नंबर 136 का सही आंसर देखें तो जो T20 वर्ल्ड कप 2022 है ये कौन से देश में खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और इसमें कौन सी टीम विजेता रही थी? तो इंग्लैंड की टीम इसमें विश्व विजेता रही T20 वर्ल्ड कप 2022 में, और पाकिस्तान की जो टीम है ये उप विजेता रही थी। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों। प्रश्न नंबर 136 में बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 137 की ओर। प्रश्न नंबर 137 है आपके, 10 सितंबर 2022 को जैसलमेर में श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, अशोक गहलोत ने और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, 10 सितंबर 2022 को जैसलमेर में श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास जिसके द्वारा किया गया उनका नाम आपको 137वें प्रश्न में बताना है। अब देखो, अधिकतर जो लोग हैं अशोक गहलोत की तरफ गए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है अमित शाह। विकल्प नंबर आपका जो 2 है साथियों 137वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 138 की ओर। 138वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 138 है,
इनमें से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक व विषय में संबंध और विषय व बच्चे में संबंध। तो साथियों प्रश्न संख्या 138 का सही उत्तर बताइएगा। देखिए जो रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न 138 में करना है। तो 138वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो बच्चे और शिक्षक में संबंध भी बताया है और बच्चे और समाज में संबंध भी, विषय और बच्चे में भी, लेकिन शिक्षक और विषय में जो संबंध है ये रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। अतः 138वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। साथियों प्रश्न संख्या 139 की तरफ बढ़ेंगे तो आपके 139वां प्रश्न, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग और 1 व 3 दोनों। तो इनमें से जिसके द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 139 में करना है। अगर आप सिर्फ नैतिक विकास का सिद्धांत सुनकर कोहलबर्ग पर चले गए तो आपका आंसर गलत हो चुका है, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने भी दिया था और जीन पियाजे ने भी। जीन पियाजे ने पहले दिया था, बाद में कोहलबर्ग ने दिया और ये ज्यादा फेमस हो गए। तो साथियों इस प्रकार विकल्प नंबर 1 और 3 दोनों ही सही है। तो फोर्थ विकल्प आपके 139वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 140 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 140 को, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरणों की पहचान की। इन चरणों का सही क्रम निम्न है: प्रतीकात्मक, प्रतिमात्मक, एनेक्टिव, प्रतिमात्मक, प्रतीकात्मक, एनेक्टिव, एनेक्टिव, प्रतिमात्मक, प्रतीकात्मक, या प्रतीकात्मक, एनेक्टिव और प्रतिमात्मक। तो प्रश्न संख्या 140 में जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरणों को बताया है उन चरणों का सही क्रम आपको प्रश्न संख्या 140 में बताना है। साथियों 140वें प्रश्न में सबसे पहले इन्होंने बताया है एनेक्टिव। क्या बताया है? एनेक्टिव बताया है। एनेक्टिव के बाद में इन्होंने बताया है प्रतिमात्मक और उसके बाद में अंत में कौन सा चरण बताया है? प्रतीकात्मक। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 140 का सही उत्तर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 141 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 141 को, व्यक्तित्व के शील गुण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैकके, रेमंड केटल, हेंस आइंजैक और आलपोर्ट। तो इनमें से व्यक्तित्व के शील गुण का सिद्धांत जिसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है वो आपको बताना है। साथियों देखो पॉल कोस्टो, रॉबर्ट मैकके, रेमंड केटल, हेंस आइंजैक और आलपोर्ट, इनमें से हेंस आइंजैक ने व्यक्तित्व का सिद्धांत तो दिया है लेकिन शील गुण का सिद्धांत इसने नहीं दिया है। किसने? हेंस आइंजैक ने। इन्होंने तो अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का, साथियों शील गुण नहीं बताए हैं। विकल्प नंबर आपके जो 3 है प्रश्न संख्या 141 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 142 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 142, वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? हरमन रोडशॉ, मॉर्गन मुर्रे, लियोपोल्ड बेलक और पाइन टेंडलर। तो इनमें पाइन व टेंडलर। देखो वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण क्या कहा जाता है? एससीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जिसको हम कहते हैं साथियों। तो इसका प्रतिपादन जिसके द्वारा किया गया 142वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही रहेगा? पाइन टेंडलर के द्वारा वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन किया गया। फोर्थ विकल्प 142वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 143 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 143 है, इनमें से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? आदत, चालक, आवश्यकता और उद्दीपन। तो जो प्रेरणा का स्रोत नहीं है उसका चयन प्रश्न संख्या 143 में करना है। साथियों देखो प्रेरणा के अंतर्गत चालक भी होना जरूरी है, आवश्यकता भी होना जरूरी है और उद्दीपन भी। ये तीनों ही चीजें जरूरी है, लेकिन आदत प्रेरणा या अभिप्रेरणा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? फिर 143 में प्रथम विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए 144वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 144, देखो 144वां प्रश्न है, ये थोड़ा प्रश्न में दिक्कत आ सकती है। एक 8 वर्षीय बालक द्वारा अपने छोटे भाई की तरह घुटने के बल चलना उदाहरण है प्रक्षेपण का, युक्तिकरण का, प्रतिगमन का या फिर क्षतिपूर्ति का। तो क्षतिपूर्ति का तो है नहीं, इस विकल्प को तो आप हटा सकते हो। जो एक 8 वर्षीय बालक है इसके द्वारा अपने छोटे भाई की तरह घुटने के बल चल रहा है ये साथियों, तो फिर ये प्रक्षेपण भी नहीं है, ये युक्तिकरण भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? फिर प्रतिगमन है। अतः थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 144 का सही उत्तर है। प्रश्न 145 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 145वां प्रश्न,
सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार किसने दिया? केटल ने 1890 में, स्टर्न ने 1914 में, बिने ने 1908 में और टर्मन ने 1916 में। तो इनमें से सबसे पहले मानसिक आयु का विचार जिसके द्वारा दिया गया उसका चयन आपको 145वें प्रश्न में करना है। मित्रों, सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार अल्फ्रेड बिने के द्वारा कब दिया गया था? 1908 में। कब दिया गया था? 1908 में ही अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले मानसिक आयु का विचार दिया था। विकल्प 3 आपके 145वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 146 की ओर बढ़ेंगे। 146वां प्रश्न, एक बच्चे की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष। देखो, वास्तविक आयु तो 12 वर्ष है और बुद्धि लब्धि उसकी कितनी है? 75 ही है साथियों। तो मानसिक आयु आपको निकालनी है। अब देखो, मानसिक आयु निकालने का फॉर्मूला कितना होता है कि देखो, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे उसकी वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर वास्तविक आयु कितनी है उसकी वास्तविक आयु है भाई 12 वर्ष, इंटू 100 आ रहा है, और बुद्धि लब्धि कितनी होना चाहिए? 75 होना चाहिए। तो 12 पंजे कितने होते हैं? 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96, 8.96 मतलब 4 बच गए ना। तो 4 12 तिया 36, 8.3 यहाँ पर कट रहे हैं। अब आपको यहाँ पर 8.3 को ऐसे से गुणा करना है कि IQ 75 हो जाए। तो 10 से करोगे तो 10 8 80, 11 से करोगे तो 11 8 88, ज़्यादा हो रहा है ये। कितना चाहिए? 9 8 72, मतलब 9 वर्ष उसकी क्या है साथियों? मानसिक आयु है। बिल्कुल आपके दूसरा विकल्प 146 का सही उत्तर है। चलिए 147वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 147, इनमें से कौन सा अधिगम का लक्षण नहीं है? अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष विचार योग्य प्रक्रिया है, अधिगम को अभ्यास द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है और अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। तो जो आपको लगता है कि यह अधिगम का लक्षण नहीं है उसका चुनाव 147 में करना है। प्रश्न संख्या 147 का देखो, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है क्योंकि अधिगम आजीवन चलता रहता है। प्रत्यक्ष विचार योग्य प्रक्रिया है, अभ्यास द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है और अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। तो इनमें से आपका जो सही आंसर है भाई प्रत्यक्ष विचार योग प्रक्रिया नहीं, अप्रत्यक्ष विचार योग प्रक्रिया अधिगम को माना जाता है। दूसरा विकल्प 147वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 148वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 148 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुकूलन अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरे के व्यवहार को देखकर सीख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं। दूसरों का अवलोकन कर रहा है। दूसरों का अवलोकन करके सीखना किस में होता है? सामाजिक अधिगम में होता है। बंडूरा का सिद्धांत पढ़ा ना, तो बिल्कुल वो आपका सही आंसर क्या रहेगा? विकल्प नंबर 1। 149वां प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 149, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम में समृद्धि, श्रेणी उन्नति, उपचारात्मक अध्यापन और विशेष कक्षाएं। तो जो प्रतिभाशाली बालक है इनकी शिक्षा के लिए जो आपको प्रासंगिक नहीं लग रहा है, मतलब आपको सही नहीं लग रहा है, उसका चयन 149वें प्रश्न में करना है। और साथियों 149वें प्रश्न का जो सही आंसर है, देखो, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आप पाठ्यक्रम में समृद्धि कर सकते हो, श्रेणी उन्नति कर सकते हो, लेकिन उपचारात्मक अध्यापन जो कमजोर बालक है उनके लिए किया जाता है। आप विशेष कक्षा भी इनके लिए लगा सकते हो। तो विकल्प नंबर 3 आपके 149 का सही है। अब आज का अंतिम और 150वां प्रश्न देख लेते हैं। फेडिंग नामक विधि का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतिभावान बच्चों को समृद्ध बनाने के लिए, आंशिक रूप से दृष्टि दोष होने वाले बालकों को पढ़ने के योग्य बनाने के लिए, मंदबुद्धि बालकों के व्यवहार में वृद्धि लाने के लिए और बहिरे व गूंगे बालकों को संकेत भाषा द्वारा अभिव्यक्त करने के योग्य बनाने के लिए। तो फेडिंग नामक जो विधि है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है साथियों? प्रश्न संख्या 150 का सही उत्तर बताएं। देखो, फेडिंग नामक विधि का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि मंद बुद्धि वाले जो बालक है इनके व्यवहार में वृद्धि लाया जा सके। विकल्प नंबर 3 आपके 150वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब बिल्कुल कमेंट करके समझना, सुनना, 2 मिनट सिर्फ। पूरे 150 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्नों में कहीं त्रुटि दिखे तो कमेंट करना, स्कोर टाइप करना अपना, माइनस मार्किंग करने के बाद में कि 300 में से 0.66 एक क्वेश्चन के लिए गलत होने पर और सही होने पर 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपके कितने नंबर बन रहे? तो
तो आप ये बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना साथियों। कहीं कोई त्रुटि हो तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, संशोधन किया जाएगा, अपेक्षित है, लेकिन लगभग बहुत ही कम चांसेज है त्रुटियों के, तो बिल्कुल उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और टेस्ट सीरीज जो है आप बिल्कुल ले सकते हो, राजस्थान अध्ययन की स्पेशल है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं, जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।